पंकज कुमार झाला नफरत की सियासत के बीच एक दीपक की तरह काम कर रहे हैं। वह पिछले 32 सालों से शांति और अमन के लिए कार्यरत हैं। उनके इस काम का इनाम उन्हें श्रीलंका में उस वक्त मिला जब भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया से उनका नाम शांति अवार्ड के लिए चुना गया। पंकज झाला अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में रहते हैं। उनके मुताबिक इस सम्मान के बाद मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं कि देश में भाईचारे का पैगाम और अधिक फैलाया जाए। पंकज झाला ग्लोबल पीस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब तक वे 3 नेशनल अवार्ड और एक इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि वे 2032 में होने वाले यूनाइटेड नेशन के मंच पर अपनी बात रख सकें। उनका मानना है कि देश में एक पीस यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पीस एंड हार्मनी का विषय पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चों के बीच के वैचारिक मतभेद को दूर किया जा सके। न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। इस देश को हिंदू, मुस्लिम और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा माना जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से इस देश में नफरत की सियासत अपनी चरम सीमा पर है और भाई के बीच की जो खाई थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमन की ज़रूरत महसूस की जा रही है और इस वक्त हमारे साथ में जो बैठे हैं पंकज कुमार साहब को बीते दिनों श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया में शांति के लिए इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हीं से बातचीत करते हैं और क्या कुछ कहते हैं अमन को लेकर उन्हीं से सुनते हैं। पंकज साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में कैसे सफ़र शुरू किया कि आपको शांति के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला, उसके बारे में बताइए। पहले तो आपकी चैनल को और आपको धन्यवाद पूरे भारतवर्ष के नौजवानों की ओर से और भारतवर्ष के सभी नागरिकों के लिए ये अवार्ड मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि शांति, अमन और भाईचारा ही देश की जड़ है और ये विश्व की एक धरोहर है। और आज मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज मुझे ये अवार्ड मिला है। वो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गर्व का क्षण है और वैसा मैं महसूस करता हूँ। शुरुआत कैसे हुई थी आपकी कि आपने शांति के लिए जो काम करने की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? आमतौर पर देखा जाए तो मेरे पारिवारिक रिलेशन में अगर देखा जाए तो मेरे पिताजी एक टीचर थे और मेरा जीवन भी ऐसे ही कुछ भारत में ऐसे ही हुआ है कि मेरा बॉर्न जूनागढ़ में हुआ है, सौराष्ट्र में, और मैंने प्राइमरी अभ्यास सौराष्ट्र में किया और फिर पापा की ट्रांसफ़र हो गई। मेरा मूल वतन अहमदाबाद है और अहमदाबाद में फिर मैं पढ़ा, अहमदाबाद में रहा और हम एक संस्था से जुड़े और वो संस्था थी राष्ट्रीय युवा योजना। जी। राष्ट्रीय युवा योजना का मिशन जो था वो गांधीयन विचारधारा के ऊपर सोच रखते हुए डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव वो भारत में शांति और अमन के लिए काम कर रहे थे। तो उनसे मैं जुड़ा और मुझे कुछ लगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की क्या भूमिका है। तो पहले मुझे भारत को जानना पड़ेगा, पहले मुझे पड़ोस को जानना पड़ेगा, मेरे दोस्त को जानना पड़ेगा, मेरे परिवार को समझना पड़ेगा। और उस विषय को लेकर मैं डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव के साथ मिला। उन्होंने मुझे बताया कि समस्याएं देश में बहुत कुछ है, लेकिन समस्याएं समझने वाला इंसान कम होता जा रहा है। तो हमें देश में समस्याओं को समझना और सोल्व करने वाले लोगों की फौज तैयार करनी है। लड़ने की फौज जैसे होती है ऐसे पीस की फौज तैयार करनी है। तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की उस फौज का मैं सिपाही बना और लगातार मैं 93 से लेकर 2021 तक मैं सुब्बा राव के साथ काम करता रहा। राष्ट्रीय युवा योजना का गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया। जब केवड़िया कॉलोनी में विश्व की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी एक शिविर लगाई गई, जब मेगा पाटकर ने नर्मदा का विरोध किया तो वहाँ पर्यावरण बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। उसमें पूरे देश से 23,000 लोग नौजवान आए और उसमें मैं भी शामिल था। जो आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ
ग्रीनरी के लिए, ये पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थापित है। 23,000 लोग 23 दिन तक वो शिविर चली, और उस शिविर में मैं ऐसे बतौर कैंपर्स उसमें जुड़ा। तब से मुझे सोचा कि नहीं, हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए तो कर ही रहे हैं, इस संसार में आए हैं तो संसार के लिए भी, हम संसार का हिस्सा है और संसार का हिस्सा को हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये जो अवार्ड मिला है आपको, इसके लिए क्या प्रक्रियाएं होती है और कैसे सिलेक्शन आपका हुआ? आमतौर पर मैं श्रीलंका ये दूसरी बार में गया। 2011 नवंबर में वहाँ हमने एक पीस एंड हार्मनी का कैंप लगाया था जी। और इससे पहले 2010 में हम लोग बांग्लादेश गए थे, और 1932 में गांधी जी नोआखाली में गए थे और वहाँ कत्लेआम हुई थी, और गांधी जी वहाँ जाके पीस की बात किया, सर्वधर्म प्रार्थना किया। तो जब हम नोआखाली में गए और वहाँ श्री रामनगर करके एक गांव है, जिस गांव में यह हादसा हुआ था, उस जगह पर जब इंट्रोडक्शन हुआ, गुजरात से नौजवान भाई बहन आए हैं, तो सर वहाँ हमें स्टैंड अप ओविएशन मिला, वो बापू के गांव से आए हैं। अच्छा। तब मुझे लगा कि यार इतना बड़ा देश, गांधी जी यहाँ आए थे, तो मेरे 7 पीढ़ियों में कोई नहीं गया। मैं आज यहाँ श्री गंगानगर में हूँ और नोआखाली में हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, हमें तो कुछ करना चाहिए। उसी विचार को लेकर सोचा कि क्यों ना हम राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करें। फिर नौजवान मिलते गए, ऐसा ही एक कैंप वहाँ हुआ, और वहाँ एक सनफो, साउथ एशिया इंटरनेशनल फोरम की एक संस्था की स्थापना हुई 2011 में, और वो सनफो का हेडक्वार्टर्स वहाँ बना। और सनफो का हेडक्वार्टर्स वहाँ बनने के बाद हमारा उनसे मेल मिलाप होता गया। फिर पीस एंड हार्मनी के लिए देश में युवाओं को जोड़ने का काम सिलसिला चलता गया। और जब अभी 19 मार्च से 23 मार्च तक हमने हमारे होम ग्राउंड धोलका में एक प्रोग्राम आयोजित किया। इससे पहले मुझे 2024 सितंबर में एकता परिषद और प्रोजेक्ट पॉइंट नाम की संस्था ने मुझे नेशनल अवार्ड दिया, वो भी पीस एंड हार्मनी के लिए। पूरे देश से 26 लोगों को अवार्ड मिला। अच्छा। तो वो 26 लोग, हम लोग जो मिले, वो 26 लोगों ने बैठ के सोचा कि ये अवार्ड लेके हम क्या करेंगे। तो हमारा लायबिलिटी बनती है कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना फिर हम एक वैश्विक सोच पर एक संस्था, ऐसा संगठन बनाया जाए जिस संगठन से हम लोग अपनी बात को सरकार के सामने, समाज के सामने और धर्म, जाति और वर्ण व्यवस्था के सामने रखें। अच्छा, जो अवार्ड मिला है हिंदुस्तान के कितने लोगों को मिला और किस किस कैटेगरी में मिला? अभी जो हमें जो इंटरनेशनल अवार्ड मिला है पीस एंड हार्मनी के ऊपर, उसमें पूरे एशिया से वहाँ 8 कंट्री के लोगों को बुलाया था। 8 कंट्री के लोगों में से टोटल 12 लोगों को हमें अवार्ड मिला है, और भारत में 3 लोगों को मिला है। इसमें आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक नॉर्थ ईस्ट में से मिला है, और दक्षिण भारत से मुझे मिला है, गुजरात से केवल मैं ही एकलौता हूँ, और बापू के प्रदेश से हूँ, तो मुझे पीस एंड हार्मनी के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, तो पीस एंड हार्मनी के ऊपर मुझे अवार्ड मिला है। और महाराष्ट्र का एक 19 साल का लड़का है, उसको कृषि और सहकारी क्षेत्र के लिए मिला है। तो भारत में 3 लोगों को मिला है ये। अच्छा पंकज साहब, एक सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो देखें, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बीते दिनों देखा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ वक्त के लिए युद्ध छिड़ गया था। ऐसे में शांति की जरूरत कितनी ज्यादा महसूस इस वक्त की जा रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और जब हमें अवार्ड मिला तब मुझे थोड़ा मौका भी मिला, मैंने वहाँ अपनी बात भी रखी
और उस बात में मैंने कहा कि जो हमारा ग्लोबल पीस फाउंडेशन जो काम कर रहा है उसका मेन सब्जेक्ट और उस अवार्ड का मुझे जब वोट ऑफ थैंक्स करने का मौका मिला तो मैंने आपके इस सवाल का जवाब उस सनफो साउथ एशिया के मंच पर यही दिया कि यूक्रेन हो या रसिया हो या भारत, मैंने वही उदाहरण दिया कि भारत के इर्द गिर्द के कितने भी कंट्री है, श्रीलंका को ले लीजिए, श्रीलंका में भी नौजवानों ने क्रांति किया, वहां की सरकार गिर गई, उनकी आवाज को नहीं सुनी गई। ऐसे ही कुछ कंडीशन हमारे बांग्लादेश में देखने को मिली, अभी हाल ही में ऐसी ही कंडीशन नेपाल में देखने को मिली, पाकिस्तान की कंडीशन तो वैसे ही है ना। तो भारत एक ऐसी जगह पर है, एक सेंट्रल पॉइंट पे है, तो भारत में भी नौजवानों की आवाज अगर नहीं सुनी जाए तो हो सकता है कि ये हो सकता है, लेकिन जाति और धर्म और वर्ण व्यवस्था को तुम इग्नोर करके चलोगे तो नहीं चलेगा। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ण व्यवस्था की एक अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। आज घर में मेरे पिताजी से लड़ाई हो गई, पिताजी ने मुझे डांट दिया, लेकिन उनका और मेरा रिश्ता टूटा नहीं है। कुछ विषय मुद्दों पर होता है तो वो मुझे समझाते, बेटा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ऐसे ही देश के जो हुक्मरान है वो लोग भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ण व्यवस्था को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसी के दिल को तकलीफ पहुंचती है। आज प्यार, मोहब्बत और सम्मान नहीं मिलता है, उसी का ही ये नतीजा है जो इस देश में हो रहा है। अच्छा पंकज साहब, आपने देश के बारे में बात शुरू की तो एक सवाल मेरा भी है कि जब मौजूदा वक्त में नफरत की सियासत अपने जोरों पर है तो अमन कैसे मुमकिन हो सकता है, और आप लोग जो शांति के लिए, अमन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए कितनी चुनौतियां हैं? अभी देखा जाए तो आदमी को जीने के लिए खाने की आवश्यकता है, खाना नहीं मिलेगा तो वो जी नहीं पाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही इस देश में प्यार, सद्भावना और भाईचारा अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मैं आपको काउंटर सवाल करता हूं, और ये सवाल मेरा समाज को, हुक्मरानों को, पार्टियों को, जनप्रतिनिधियों को और समाज की संस्थाओं को भी मैं कर रहा हूं कि सबको मिला के चलिए, सबको साथ में लेके चलिए। आज श्रीलंका का यूथ क्या चाहता है? पीस चाहता है। उसमें मैं एक एडिशनल चीज जोड़ता हूं, आर्ट एंड कल्चर चाहता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, अगर इसको हम लेकर नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मेरा मैसेज है देश में भी, विदेश में भी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को और वैश्विक सोच पर मैं यही कहता हूं कि अमन, भाईचारा ही ये पृथ्वी की जड़ है। अगर उसको लेकर हम नहीं चलेंगे तो यूक्रेन रसिया होता रहेगा, बिल्कुल, ईरान इराक होता रहेगा, भारत पाकिस्तान होता रहेगा, है ना, और गृह युद्ध भी होता रहेगा। दिलों को जोड़ने का काम करना चाहिए, दिलों को तोड़ने का काम नहीं। अच्छा पंकज साहब, आप तो दूसरे देशों में भी जाते हैं। जिस तरीके से इस देश में धर्म की राजनीति मौजूदा वक्त में युवाओं के मस्तिष्क में छाई हुई है, क्या विदेशों में भी इस तरीके की राजनीति है और वहाँ के नौजवानों की सोच यही है? अच्छा सवाल किया है। मैं बांग्लादेश भी गया हूँ, मैं श्रीलंका भी गया हूँ और भी देशों में भी गया हूँ, लेकिन युवाओं के दिलों में, युवाओं के मस्तिष्क पर जाति धर्म की राजनीति मैंने देखी नहीं है। वहां वो प्रोग्रेसिव चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं। वो कोई पूछता नहीं तुम कौन धर्म के हो, कौन जाति के हो, कौन समाज से हो, किन कस्बे से हो। वो नॉलेज तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ज्ञान क्या है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अगर भारत में एक दलित समाज का व्यक्ति, भारत में एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अमेरिका में, रशिया में, दुबई में जाकर अपना नॉलेज देता है तो वहां किसी पूछता नहीं है।
तो मैं सोचता हूं धर्म, जाति, इस सबसे ऊपर विदेश के नौजवानों की सोच डेवलपमेंट पर है और यूनिटी के लिए है। अच्छा पंकज साहब, एक आखिरी सवाल कि आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिला शांति के लिए, लेकिन गुजरात जैसे आपने कहा कि बापू का राज्य है, सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले का राज्य है, ऐसी जगह पर आपको अवार्ड मिला लेकिन कहीं भी इसको नोट नहीं किया गया, नोटिस नहीं किया गया, ना नौजवानों ने, ना सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों ने और ना ही राजनीतिक दल से जुड़े लोगों ने। कितनी तकलीफ होती है कि अमन के रास्ते पर चलने वाले एक आदमी को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है, बावजूद इसके किसी भी तरीके का सम्मान नहीं, किसी भी तरीके से हौसला अफजाई नहीं। अब ये बात का जवाब भी देना उचित है या नहीं है, लेकिन एक व्यथा है। नहीं दीजिए, क्योंकि आपका दुख जो है उसमें एक हम भी व्यथा है कि ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भी एक इतना सा छोटा सा, लेकिन तुम काम करो, फल की चिंता मत रखो। कुछ सामाजिक संस्थाएं आई है, जिन जिन को पता चला है उससे बात कर रहे हैं, मेरा संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये व्यथा मुझे जरूर है कि कहीं छोटा सा बम फट जाए, कहीं किसी को कुछ दंगा हो जाए तो पूरे अखबारों में भर भर के आता है, फर्स्ट फ्रंट पर आता है। लेकिन कहीं अमन की बात हो, शांति की बात हो, अप्रिशिएट करने का जज्बा शायद उन लोगों में नहीं है जिन लोगों का यह दायित्व है। शुक्रिया पंकज साहब। तो आपने पंकज भाई को सुना। बीते दिनों जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार होता है उसकी मांग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और इसके अलावा कई दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने सिफारिश भी करवाई थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ नोबेल शांति पुरस्कार का तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। उनकी अलग व्यथा है। पंकज भाई को शांति के लिए सम्मान तो मिल गया, लेकिन अपनी इनकी अलग व्यथा है। लेकिन इस देश के लोगों की भी एक अलग व्यथा है कि यहाँ पर शांति नहीं है और शांति के लिए पंकज भाई जैसे लोगों की आज सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। अगर इस देश में भाईचारे का जो पुल है उसे मजबूत किया जाएगा, तभी अमन आसानी के साथ में इस पुल से गुजर सकेगी और जो आपसी भाईचारा है उसे बढ़ा सकेगी। इसलिए पंकज साहब जैसे लोगों की ज़रूरत भी है और जब इंटरनेशनल अवार्ड मिले तो देशवासियों को इनको सम्मानित करने की, इनके हौसला अफजाई करने की भी ज़रूरत महसूस की जा रही है।